हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें प्लांक का विकिरण नियम समझाया था, क्योंकि चिरसम्मत सिद्धांत के फैल होने के बाद कृष्णिका के विकिरण वितरण को समझाने के लिए क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया गया प्लांक का जो नियम था, उसके लिए हम ऊर्जा घनत्व ज्ञात कर रहे थे। तो ऊर्जा घनत्व से पहले हमने एक फॉर्मूला निकाला था E₁ माध्य ऊर्जा का, दोलक की माध्य ऊर्जा। पिछली क्लास में हम ये ज्ञात कर चुके हैं, पिछली क्लास देख लीजिए। दोलक की माध्य ऊर्जा E₁ बराबर क्या सूत्र था इसका, hν/(h⁻kT - 1) या इसको लैम्डा के रूप में लिखना चाहते हैं तो न्यू की जगह क्या होता है, C/λ। तो न्यू की जगह C/λ लिखेंगे तो लैम्डा नीचे हो गया, e⁻h न्यू की जगह C/λ और kT - 1। ये दोलक की माध्य ऊर्जा हमने ज्ञात की थी। अब इससे अपन ऊर्जा घनत्व ज्ञात करेंगे तरंग दैर्घ्य की परास में या आवृत्ति की परास में। तो तरंग दैर्घ्य की परास में देखें तो तरंग दैर्घ्य परास लैम्डा एवं लैम्डा प्लस d⁻ के मध्य विकिरणों का ऊर्जा घनत्व कैसे लिखेंगे, E⁻ d⁻ बराबर। तो कंपन विधाओं की जो संख्या है उसको कैसे दिखाते हैं हम, n⁻ d⁻ से। तो कंपन विधाओं की संख्या को माध्य ऊर्जा से गुणा कर देंगे तो कुल ऊर्जा घनत्व आ जाएगा हमारे पास इस परास के अंदर, लैम्डा और लैम्डा प्लस d⁻ परास में विकिरणों का ऊर्जा घनत्व प्राप्त हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर फिलहाल 1 लिख दीजिए। और फिर चूँकि ये मैं पहले लिखा चुका हूँ n⁻ d⁻ कितना होता है, चिरसम्मत सिद्धांत में भी वही है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का इस्तेमाल करके पहले भी लिखा चुके हैं, 8π/λ4 d⁻। देखो पहले भी ये मैं बता चुका हूँ, कंपन विधाओं की संख्या के रूप में n⁻ d⁻ बराबर होता है 8π/λ4 d⁻। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो समीकरण 1 में और इस E⁻ का मान भी यहाँ लिख दो। तो E⁻ d⁻ बराबर क्या मिल गया हमें, देखो n⁻ d⁻ की जगह हमने लिख दिया 8π/λ4 d⁻, ये लिख दिया इधर। और E⁻ की वैल्यू रख दो, ये E⁻ का मान क्या है, hc/λ और e⁻hc/λ kT और -1 हो गया। तो n⁻ d⁻ का मान लिख दिया, 8π/λ4 d⁻ ये हो गया, और इंटू E⁻, तो E⁻ की वैल्यू हमने रख दी hc/λ e⁻hc/λ kT - 1। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो देखिए E⁻ d⁻ इज इक्वल टू कितना हो गया, ऊपर कितना हो गया 8πhc अपॉन, ये हो गया 8πhc अपॉन, और लैम्डा की पावर कितनी हो गई 5, लैम्डा की घात 5 और e⁻hc/λ kT -1 और d⁻। इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं अपन 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें, hc/λ kT d⁻ को हटा के लैम्डा का मान वैल्यू अपन रखें, तो hc/λ kT जो है ये तो किसके रूप में हो गया हमारा, लैम्डा और लैम्डा प्लस d⁻ तरंग दैर्घ्य परास के रूप में। ये फॉर्मूला किस रूप में हो गया,
तरंग दैर्घ्य परास में। अगर आवृत्ति परास के रूप में लिखना चाहते हैं इसको, तो आवृत्ति परास हम लेंगे आवृत्ति परास न्यू एवं न्यू प्लस डी न्यू के मध्य विकिरणों का ऊर्जा घनत्व। तो उसके लिए क्या करेंगे, लैम्डा को न्यू में कन्वर्ट करना है अपने को। तो चूँकि C बराबर होता है न्यू लैम्डा, यानी लैम्डा बराबर क्या लिखेंगे, C अपॉन न्यू। तो डी लैम्डा बराबर क्या लिखेंगे, C कांस्टेंट है, 1 अपॉन न्यू का अपकलन क्या हो गया, -1 अपॉन न्यू स्क्वायर और डी न्यू हो गया। तो डी लैम्डा की जगह ये लिख दो और लैम्डा की जगह C अपॉन न्यू लिख दो समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 क्या हो गया, ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई HC अपॉन लैम्डा की पावर 5 है। इसकी जगह क्या लिखना है तुमको, C अपॉन न्यू। तो कितनी हो जाएगी ये, C की घात 5 हो गई। लैम्डा की जगह अपन को क्या लिखना है, C अपॉन न्यू लिखना है। तो लैम्डा की जगह C अपॉन न्यू लिखेंगे, घात 5 है, C की घात 5 और न्यू की घात 5 कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर, क्योंकि बटे के बटे में आएगा तो ऊपर पहुँच गया। और इंटू ई की घात H और C अपॉन लैम्डा यहाँ ऑलरेडी है देखो, तो C अपॉन लैम्डा की जगह क्या हो जाएगा, न्यू। तो H न्यू अपॉन KT और -1, एक C यहाँ से काट सकते हैं तो सूत्र क्या हो गया। और डी लैम्डा की जगह क्या लिख देंगे, डी लैम्डा की जगह -C अपॉन न्यू स्क्वायर और डी न्यू हो गया। अब C की घात 5 है और ऊपर हो गई 1 और 1 2, तो 3 बच जाएगी। न्यू की घात 5 है और 2 हो गई नीचे, तो क्या हो गई, 3 बच गई, यहाँ से 2 कट गई। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर, सॉरी ई न्यू डी न्यू बराबर, ई न्यू डी न्यू बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, 8 पाई एज इट इज़ H और C की घात कितनी हो गई देखो, 1 और 1 2 और नीचे कितनी है 5, तो कितनी बची नीचे 3। तो C की घात 3 हो गई और न्यू की घात 5 में से 2 गई तो 3 हो गई। और बटे में हो गया E की घात H न्यू अपॉन KT -1 और ये D न्यू। तो आवृत्ति परास के रूप में ये फॉर्मूला हो गया 8 पाई H न्यू क्यू अपॉन C क्यू ई की घात H न्यू अपॉन KT -1। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार मानते हुए अगर तरंग दैर्घ्य परास में विकिरण ऊर्जा घनत्व सूत्र लिखना चाहते हैं तो वो समीकरण 3 हो गया। और अगर आवृत्ति परास के रूप में विकिरण ऊर्जा घनत्व लिखना चाहते हैं तो वो समीकरण नंबर हो गया 4। ठीक है, अब इसके आधार पर हम क्वांटम सिद्धांत, ये जो हमने प्लांक को बेस मान के लिखा है, प्लांक के परिकल्पना के आधार पर ही क्वांटम सिद्धांत का उद्गम हुआ है। यानी क्वांटम सिद्धांत की जो नींव रखी गई है, बेस जो रखा गया है, वो इस प्लांक की परिकल्पना के आधार पर ही रखा गया है। इसी को बेस मान के पूरी थ्योरी का अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को वो जो विफलता थी किसकी, चिरसम्मत सिद्धांत की जो विफलता मैंने पढ़ाई पिछली क्लास में परावैंगनी आपदा के नाम से, कि उसमें रेले जीन्स का नियम और बीन का नियम दोनों जो हैं वो अलग अलग आधे आधे हिस्से के लिए वैध हैं। एक लघु तरंग दैर्घ्य के लिए वैध है तो दीर्घ तरंग दैर्घ्य के लिए वैध नहीं है, और एक दीर्घ तरंग दैर्घ्य के लिए वैध है तो लघु तरंग दैर्घ्य के लिए वैध नहीं है। तो इसको अपन इन फॉर्मूलों के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो प्लांक का अब अपन ने थ्योरी लिखी है और उसके आधार पर हमने जो ये विकिरण ऊर्जा घनत्व का सूत्र ज्ञात किया है, ये सूत्र दोनों के लिए वैलिड है, यानी लघु तरंग दैर्घ्य के लिए भी और
तरंग दैर्घ्य के लिए। दोनों प्रकार की विकिरणों के लिए ये जो फॉर्मूला वो वैलिड है, जिससे कि जो परावैंगनी आपदा अपनी थी, चिरसम्मत सिद्धांत की जो असफलता थी वो असफलता खत्म हो जाएगी। लेकिन इसीलिए चिरसम्मत सिद्धांत भी वहाँ से खत्म हो गया, यहाँ से केवल चलेगा क्वांटम सिद्धांत, क्योंकि क्वांटम सिद्धांत ही दोनों तरह की तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए कंप्लीट वैलिड माना गया है। तो कैसे वैलिड होगा, दोनों को अपन एक बार एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं। तो नंबर 1 स्थिति लेते हैं। फर्स्ट स्थिति, लघु तरंगदैर्घ्य जिनमें लैम्डा का मान लैम्डा m से क्या है, कम है, जिनकी विकिरणों की तरंगदैर्घ्य लैम्डा m से क्या है, कम। वो वक्र बनाया था कि नहीं हमने पिछली क्लास में, विकिरणों का वक्र बनाया था ऐसे, ये लैम्डा और ई लैम्डा डी लैम्डा में। तो ये यहाँ पे लैम्डा m मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य और इसके संगत ऊर्जा होती है ई लैम्डा m। तो लघु तरंगदैर्घ्य वाला ये होता है हिस्सा, और ये होता है दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाला। तो लैम्डा m से लीस्ट वैल्यू वाले लघु, इधर वाले दीर्घ। तो पहली स्थिति में अपन क्या ले रहे हैं, लघु तरंगदैर्घ्य, या इनको आवृत्ति के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, अगर तरंगदैर्घ्य लघु है, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में क्या रिलेशन होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, c/ν। तो लैम्डा अगर लघु है तो आवृत्ति क्या होगी, दीर्घ। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। तो लघु तरंगदैर्घ्य या दीर्घ आवृत्ति वाले तरंगदैर्घ्य अगर लघु है, कम है, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि विक्रम है, उल्टा है। तो लघु तरंगदैर्घ्य या दीर्घ आवृत्ति विकिरणों के लिए। तो ये जो इधर वाला हिस्सा होता है वो कौन सी विकिरणों के लिए होता है, लघु तरंगदैर्घ्य या दीर्घ आवृत्ति विकिरणों के लिए। अब लघु तरंगदैर्घ्य है तो इस अगर समीकरण 3 का अपन यूज़ करते हैं, कोई से का भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, 3 का यूज़ करो चाहे 4 का यूज़ करो। आवृत्ति के रूप में लिखना चाहते हो तो 4 का यूज़ करो, लैम्डा के रूप में ज्ञात करना चाहते हो तो 3 का लिखो। लेकिन 3 का यूज़ अपन इसलिए करेंगे क्योंकि हमने जो पहले सिद्धांत में बीन का नियम और रेले जीन्स का नियम जो लिखा था, उसमें सूत्र लिखते समय हमने लैम्डा के रूप में यूज़ किया था। तो इसलिए अपन समीकरण 3 को ही यूज़ करेंगे। तो तरंगदैर्घ्य लघु है, इसका मतलब hc/λ/kT। अब चूँकि यहाँ पे लैम्डा कम है तो इस ग्रेटर देन हुआ कि कम हुआ ये, या यूँ कह सकते हैं कि लैम्डा, इस समीकरण में देखो hc/λ, तो लैम्डा क्या है, छोटा है कि बड़ा है, लैम्डा छोटा है किससे, hc/kT से। यानी कि लैम्डा को यहाँ लिया है तो hc/kT इज ग्रेटर देन लैम्डा। लैम्डा को नीचे लिया हो यहाँ पे, और यहाँ क्या लिख दो, 1। ये रही एक चीज़ लिखी थी मैंने, लैम्डा का मान कम है तो लैम्डा को यहाँ लिया है तो hc/λ/kT इज ग्रेटर देन 1। तो क्या मतलब निकला इसका, ये जो पद है वो 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा है, या e की पावर के रूप में भी इसको लिखें, e की पावर hc/λ/kT इज आल्सो ग्रेटर देन 1। 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा है, और जब ये बहुत ज़्यादा है, यह कह सकते हैं 1 बहुत कम है, तो 1 को क्या मान सकते हैं, नगण्य। तो 1 को नगण्य मान लिया हमने, नगण्य मान लिया समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 क्या हो गया, देखिए समीकरण 3 हो गया ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई hc/λ की घात 5 ऑलरेडी है ही, और यहाँ से अपन ने 1 को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि 1 बहुत कम वैल्यू वाला है।
तो इसलिए इसको हटा दिया, तो केवल क्या बचा, ई की घात hc अपॉन लैम्डा के टी डी लैम्डा। या इसको अपन लिख सकते हैं 8 पाई hc अपॉन लैम्डा 5 इंटू, इसको ऊपर ले जाओ, ई की घात माइनस में हो जाएगी hc अपॉन लैम्डा के टी और डी लैम्डा। ठीक है, अब इसमें ये 8 पाई hc कांस्टेंट है और यहाँ पे कौन कांस्टेंट है, hc और k, hc और k, तो इनको कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर क्या प्राप्त हो गया, इसको कैपिटल A मान लो, कांस्टेंट ही तो है ना ये सब, 8 कांस्टेंट है, पाई hc ये सब कांस्टेंट है, इन सबको मिला के एक नया कांस्टेंट अपन मान लेते हैं कैपिटल A अपॉन लैम्डा की घात 5 ये है ही, और ई की घात माइनस, इसमें भी h c और k कांस्टेंट है, इनको कांस्टेंट मान लिया स्मॉल a अपॉन लैम्डा t और डी लैम्डा। अब देखो ये जो फॉर्मूला हमारे पास प्राप्त हो गया वो किससे मैच होता है, देखो पिछली क्लास में मैंने लिखाया था, किसके अकॉर्डिंग है ये, बीन नियम के अकॉर्डिंग। ये जो फॉर्मूला आया वो किसका है, बीन नियम का। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लांक ने क्वांटम थ्योरी को आधार मानते हुए जो विकिरण ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला दिया, वो सूत्र, वो थ्योरी, वो सिद्धांत बीन के नियम को फुली एक्सप्लेन करता है, फुली सेटिस्फाइड करता है। ये हमने पहले लिख चुके हैं ना बीन का नियम पिछली क्लास में, और ये बीन का नियम काहे से प्राप्त हुआ अभी फ़िलहाल हमें, प्लांक की क्वांटम सिद्धांत से। इसका मतलब क्या निकला कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत बीन नियम को फुल्ली सेटिस्फाइड करता है। तो बीन नियम को संतुष्ट करता है। तो बीन ने जो थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने जिसको बेस मानकर उसने सिद्धांत ये दिया था, वो प्लांक के द्वारा फुली सेटिस्फाइड हो रहा है, पूर्णतः संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब लघु तरंग दैर्घ्य विकिरणों के लिए तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत वैलिड हो गया। ओके, इसकी ग्रीन झंडी तुमको मिल गई, प्लांक थ्योरी यहाँ तक काम कर रही है। अब आगे की बात करते हैं सेकंड स्थिति। तो सेकंड स्थिति में हम क्या लेंगे, सेकंड स्थिति में अपने को अगला जो आधा भाग है, अगला आधा कौन सा भाग है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरणों के लिए। तो उसके लिए भी एक्सप्लेन करते हैं। देखो, तो सेकंड पोजीशन मैंने लिख दी। अब सेकंड में अगला पार्ट कौन सा है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरणों के लिए। तो दीर्घ तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति में क्या लिखोगे, अभी बताया ना मैंने, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन न्यू, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लैम्डा दीर्घ है तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, लघु। तो दीर्घ तरंग दैर्घ्य या लघु आवृत्ति विकिरणों के लिए, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, इस कृष्णिका विकिरण ऊर्जा स्पेक्ट्रम के सेकंड पार्ट की। इधर वाला पार्ट तो क्लियर हो गया, अभी एक्सप्लेन कर दिया, बीन का नियम फुल्ली सेटिस्फाइड हो रहा है। अब अगले आधे भाग जो कि दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरणों के लिए है, उसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो वही समीकरण 3 को ही हमें सेटिस्फाइड करना है कि प्लांक का जो थ्योरी है, सिद्धांत है, फॉर्मूला है, वो दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरणों के लिए भी वैलिड है कि नहीं है। तो देखते हैं। तो दीर्घ का मतलब, अब लैम्डा क्या है, ज़्यादा है। दीर्घ मतलब बड़ा होता है कि नहीं, बड़ा है, इसका मतलब लैम्डा इज ग्रेटर देन hc अपॉन kt। या इसको कह सकते हैं अपन, लैम्डा को उधर ले आओ, 1 इज ग्रेटर देन hc अपॉन लैम्डा kt। ठीक है, लैम्डा इधर लिया है अपन। तो अब कौन ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है समीकरण 3 में। तो अब 1 को नेगलेक्ट तो मानेंगे नहीं, ना ही इसको नेगलेक्ट मान सकते हैं, लेकिन इसका प्रसार कर सकते हैं। e की घात x का प्रसार करते हैं कि नहीं अपन, तो केवल उच्च घातों को नगण्य मानते हुए प्रसार करने पर
उच्च घातों को क्या मानना है? नगण्य, क्योंकि एक की तुलना में hc अपॉन लैम्डा के टी क्या है? बहुत छोटा है। तो e की पावर में ही तो है hc अपॉन लैम्डा के टी, तो बहुत छोटे की जो आगे का स्क्वायर क्यूब वाले पद आएंगे वो बहुत छोटे हो जाएंगे, इसलिए उच्च घातों को क्या मान लेना है? नगण्य। तो e की घात x का जो प्रसार होता है वो प्रसार अपन करते हैं, तो x की जगह है hc अपॉन लैम्डा के टी। तो क्या आएगा? 1 प्लस hc अपॉन लैम्डा के टी। आगे वाले पदों को हमने क्या कर दिया? नगण्य मान लिया। आगे स्क्वायर का क्यूब का पद आएगा, अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 आता है, सब जानते हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो। तो केवल यहाँ तक प्रसार करना है 1 प्लस hc अपॉन लैम्डा के टी। अब ये वैल्यू समीकरण 3 में पुट करो। तो समीकरण नंबर 3 से क्या हो गया? समीकरण 3, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई hc अपॉन लैम्डा की घात 5 है ही और इनटू, अब यहाँ e की घात hc अपॉन लैम्डा के टी जे क्या लिखना है तुम्हें? 1 प्लस hc अपॉन लैम्डा के टी लिख दिया, और -1 है ही, और इनटू क्या हो गया? डी लैम्डा हो गया। ठीक है, 1 कट गया यहाँ से, 1 से 1 कट गया। लैम्डा की घात 1 इधर है और 5 इधर है, कितनी बच गई? 4। तो क्या बचा सूत्र हमारे पास? ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर, ये के टी कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, तो 8 पाई, ठीक है, hc, चलो पहले एक बार लिख देते हैं, लैम्डा 5 इंटू hc अपॉन लैम्डा के टी। तो hc से hc कट गया और लैम्डा की एक घात कट गई, तो ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर कितना मिला? 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की घात क्या बची? 4, और डी लैम्डा तो है ही डी लैम्डा। 8 पाई के टी ऊपर पहुंच गया, के टी, और लैम्डा की एक घात कम हो जाएगी, यहाँ से घट जाएगी, 5 की जगह कितनी रह गई? 4। अब ये जो फॉर्मूला तुम्हें प्राप्त हुआ वो किसका है बताओ? रेले जीन्स का है कि नहीं है? ये जो सूत्र तुम्हें मिला दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए, वो चिरसम्मत थ्योरी के आधार पर किसने दिया था? रेले जीन्स ने। तो ये रेले जीन्स का फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब समीकरण 3 जो है वो रेले जीन्स का भी संतुष्टिकरण है। समीकरण 3 से हमने दीर्घ तरंगदैर्घ्य या लघु आवृत्ति विकिरणों के लिए ऊर्जा घनत्व ज्ञात किया। तो जो फॉर्मूला, जो सूत्र हमें मिला वो किसके समतुल्य है? जो रेले जीन्स ने दिया था। किसके आधार पर? चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए। इसका मतलब साफ है कि समीकरण 3, इट मीन्स प्लांक की थ्योरी या कह सकते हैं क्वांटम थ्योरी, वो दोनों के लिए वैलिड है। अभी तक अपन चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता यही पढ़ रहे थे कि उसमें आधे आधे के लिए 2 रूल्स हैं। पहले हाफ के लिए बीन नियम सेटिस्फाइड करता है, अगले हाफ के लिए कौन सेटिस्फाइड होता है? रेले जीन्स। लेकिन यहाँ जो थ्योरी आई प्लांक की, जिसके क्वांटम सिद्धांत का आविष्कार हुआ, वो दोनों थ्योरियों को क्या कर रहा है? यानी कि लघु तरंगदैर्घ्य विकिरण और दीर्घ तरंग विकिरण दोनों को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब कृष्णिका के संपूर्ण ऊर्जा स्पेक्ट्रम वितरण वक्र की, कृष्णिका द्वारा संपूर्ण मतलब सभी तरह की हो गई। संपूर्ण का मतलब क्या हो गया? लोएस्ट तरंगदैर्घ्य वाली और मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य वाली, लघु तरंगदैर्घ्य और दीर्घ तरंगदैर्घ्य दोनों के लिए। यानी कंप्लीट विश्लेषण, कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट एक्सप्लेशन किसके आधार पे होगा? प्लांक की क्वांटम थ्योरी के आधार पर। जो चिरसम्मत सिद्धांत था वो कंप्लीट नहीं था, आधे के लिए कोई और, आधे के लिए कोई और।
तो एक थ्योरी से दो थ्योरियों से काम थोड़ी चलेगा एक जगह, तो इसीलिए चिरसम्मा सिद्धांत फैल हुआ था। लेकिन अब हमने प्रूफ कर दिया कि प्लांक की क्वांटम थ्योरी कृष्णिका के कंप्लीट ऊर्जा स्पेक्ट्रम वितरण को समझाने में सक्षम है, सफल है, और इसीलिए क्वांटम सिद्धांत यहाँ पूर्णतया वैलिड है, इसका इसीलिए उद्गम हुआ है। ठीक है।